नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम 12 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिए हैं किरण पब्लिकेशन का। ठीक है, 12 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिया है किरण पब्लिकेशन का। अगर आप इसको नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं दोस्तों। और अगर बात करें इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, जो अभी तक जितना 12 प्रैक्टिस सेट अपलोड किया गया है उसका PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम अंकित भाटी सर का जो पेट की बुक 2023 की है, 2023 की जो पेट की बुक थी उसमें से हमने जितने भी क्वेश्चन थे सबको करा दिया है दोस्तों। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट में जाइए, आप वहां से उसका प्ले लिस्ट बना है, क्रमागत से सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम से पहले एक बार जरूर आप वीडियो देख के जाइएगा, ठीक है, क्योंकि अंकित भाटी सर द्वारा छाटा गया प्रश्न है और पिछली बार उसमें से कई क्वेश्चन पकड़े गए थे, फंसे गए थे उसमें से। ठीक है, इसी प्रकार उसमें जो है विगत वर्षों के प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि 2021 में क्या पूछा गया था, 22 में क्या पूछा गया, तो उसी आधार पर प्रश्न बनाए गए हैं। और अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए ज़रूर से देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13। चलिए, इसमें पहला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में किसके शासन काल में शुरू हुआ था। सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में किसके शासन काल में शुरू हुआ था? कुषाण के, ग्रीक के, शक के, या फिर पारसियन के? तो इसका सही आंसर जो होगा, सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में चला था, यह चला था दोस्तों ग्रीक के शासनकाल में। ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि मंदिर निर्माण कला में जो है विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, मौर्य वंश, चोल वंश, गुप्त वंश, राष्ट्रकूट वंश। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, विमान शैली का जो मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रयोग किया जाता है, यह किसके शासनकाल में प्रचलित हुई थी? तो यह हुई थी आपके चोल वंश के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा तीसरा, कह रहा कि किसने सिखों में एकता लाई एवं पंजाब में राज्य स्थापित किए? कौन व्यक्ति थे जो सिखों में एकता लाई थे और पंजाब में एक राज्य स्थापित किए थे? ऑप्शन आपके सामने गुरु नानक थे, रणजीत सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह, या फिर तेग बहादुर थे। तो सिखों में एकता लाने वाले और पंजाब में राज्य स्थापित करने वाले जो थे दोस्तों, यह थे आपके रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह। ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि एकता प्रथा निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में प्रचलित हुई थी? एकता प्रथा को चलाने वाला कौन शासक है दोस्तों? दिल्ली सल्तनत के समय यह पूछा गया था, किसके समय में चला था? एकता प्रथा क्या दिल्ली सल्तनत के समय में थी, मुगलों के समय में, चालुक्यों के समय में, विजयनगर साम्राज्य के समय में? तो एकता प्रथा की बात की जा रही है तो यह दिल्ली सल्तनत के समय प्रचलित थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पांचवा। ठीक है, इसमें पांचवा पूछा जा रहा है कि क्लीमेंट एटली की घोषणा ने संसद में इनमें से किसकी उद्घोषणा की थी? क्लीमेंट एटली की घोषणा ने संसद में इनमें से किसकी उद्घोषणा की थी? ऑप्शन आपके सामने, भारतीयों को समिति मतदान अधिकार की, कैबिनेट मिशन की रचना, या फिर ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय, या इनमें से कोई नहीं। तो क्लीमेंट एटली क्या कहे थे दोस्तों? तो यह कहते हैं आपके कि ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय दिए थे क्लीमेंट एटली। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय में। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने जो घोषणा की थी उसमें कहा गया था कि ब्रिटेन भारत छोड़ने का निर्णय ले। चलिए, अगला प्रश्न है, इसमें राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न शुरू होते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन हैं? आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है? सरदार भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, मोतीलाल नेहरू हैं। तो आज़ाद हिंद की फौज के बारे में पूछा जा रहा है, तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले संस्थापक जो हैं यह सुभाष चंद्र बोस हैं। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, सातवां प्रश्न पूछा जा रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार कब आरंभ किया गया था? 1919 में,
1935 में, 1906 में या 1909 में? सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की जा रही है, तो यह 1909 में किया गया था सांप्रदायिक निर्वाचन का आरंभ। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है 8वां है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाले कौन हैं? मौलाना अहमद अली हैं, मोहम्मद अली जिन्ना है, आगा खान है या फिर हकीम अजमल खान है? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति हैं दोस्तों, यह हैं आगा खान हैं। कौन है? आगा खान जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था किस वर्ष पारित किया था? 1940 में, 1938, 1946 या 1942 में? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित किया गया था, यह किया गया था दोस्तों आपके 1942 में। कब किया गया था? 1942 में। और इसी आंदोलन में जो है करो या मरो का नारा दिए थे महात्मा गांधी जी। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया कि महात्मा गांधी जनवरी 1915 में से वापस लौटे थे। कहाँ से वापस लौटे थे 1915 में? सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी जो है 1915 से पहले दक्षिण अफ्रीका रहते थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए 11 प्रश्न है आपके सामने भूगोल का, ठीक है, देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस धातु भूपापृष्ठ पर सर्वाधिक बहुमूल्य है? कौन सी धातु है दोस्तों पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो यह पाई जाती है आपकी कौन सी होगी? ऑप्शन तीसरा हमारा है एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ऑप्शन तीसरा। कह रहा है कि वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है। वायुमंडल की निम्नतम परत क्या कहलाती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या फिर बहिर्मंडल कहा जाता है। तो वायुमंडल की निम्नतम जो परत होती है इसे कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि गोदावरी नदी बहती है। गोदावरी नदी कहाँ बहती है? महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में, या फिर महाराष्ट्र उड़ीसा आंध्र प्रदेश से, या फिर महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश में से, या फिर महाराष्ट्र कर्नाटक उड़ीसा और आपके सामने दिया गया है उड़ीसा के साथ साथ दिया गया है आंध्र प्रदेश। चलिए बताइए अब गोदावरी नदी कहाँ प्रवाहित होती है, कहाँ कहाँ से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यह होगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश चारों राज्यों से प्रवाहित होती है। कहाँ? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यहाँ जो है गोदावरी नदी बहती है। चलिए अगला प्रश्न है इसमें 14 नंबर का, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में है, कश्मीर में है, सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है। तो भारत में हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है यह दोस्तों आपके सिक्किम में है, कंचनजंगा। कौन सा है? सिक्किम में है कंचनजंगा पर्वत। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान है? किस राज्य में हट्टी सोने की खान है दोस्तों? महाराष्ट्र में है, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, कर्नाटक में। हट्टी की खान पूछा जा रहा है, तो हट्टी की खान आपकी दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ है हट्टी की खान? कहाँ है? कर्नाटक में, यहाँ सोना निकाला जाता है। चलिए अर्थव्यवस्था का प्रश्न है दोस्तों, और बात करें दोस्तों तो हमने अंकित भाटी सर की जो पेट की बुक है 2023 के, उसमें हमने अर्थव्यवस्था के सभी प्रश्न करा दिए हैं। टोटल उसमें दिए गए थे 165 प्रश्न और सबका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर से उस वीडियो को देख लीजिएगा दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें छांटे गए हैं अंकित भाटी सर द्वारा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। इसमें पूछा जा रहा है कि योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया था? योजना अवकाश जो था किस पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी या चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है अवकाश घोषित किया गया था? यह किया गया था, यह जो अवकाश घोषित किया गया था यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है अवकाश घोषित कर दिया गया था। चलिए 17 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस पर आधारित थी दोस्तों? तो यह सभी को पता होगा किस पर आधारित थी। जो पहली पंचवर्षीय योजना की बात किया जा रहा है तो यह
हैराड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? हैराड डोमर मॉडल पर आधारित थी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 17 नंबर 18 नंबर के देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य नहीं है। इनमें से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य नहीं है कौन सा? ऑप्शन पहला कह रहा है, ठीक है, पहला ऑप्शन है कि ग्रामीण युवाओं को शामिल कर देना, ट्रेनिंग देना है, नहीं। दूसरा कह रहा है, ये दोस्तों शामिल मतलब इसमें पूछने का मतलब है कि कौन सा शामिल नहीं है, तो यह शामिल है तो इसको हम सही नहीं मानेंगे। ठीक है, अगला है, अब इसमें कह रहा है कि स्थानीय व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देना, यह उसमें शामिल नहीं है, तो यह हमारा सही होगा। गलत वाला हमसे पूछा था तो गलत को हम सही मानेंगे। ठीक है, तो बी वाला हमारा उसके प्रश्न के अनुसार सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 19 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि चुंगी, चुंगी क्या है? चुंगी क्या है दोस्तों? टैक्स है, टैक्स कलेक्शन सेंटर है, टैक्स प्रोसेसिंग सेंटर है, टैक्स इंफॉर्मेशन सेंटर है। चुंगी की बात किया जा रहा है, तो चुंगी दोस्तों आपका एक टैक्स है, एक प्रकार का कर लिया जाता है। ठीक है, कर लिया जाता है चुंगी के रूप में। अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई गई है? भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई गई है? वित्त मंत्रालय द्वारा, आरबीआई द्वारा, एसबीआई द्वारा या सीएलबी द्वारा? तो भारत में मौद्रिक नीति जो बनाई गई है दोस्तों, यह बनाई गई है आपके आरबीआई द्वारा। ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल सही होगा, आरबीआई द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 21 नंबर का देख लेते हैं जी। इसमें भारतीय संविधान का प्रश्न है दोस्तों। इसका भी वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है। टोटल इसमें भी 200 प्लस क्वेश्चन है। अगर आप नहीं देखे हैं अंकित भाटी सर की बुक का तो आप ज़रूर से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं भारतीय संविधान का। तो भारतीय संविधान से पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन में है, किसके शासन से है यह पूछा गया। तो सीधे राष्ट्रपति के हैं, कार्यकारी सरकार के, या फिर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री के, या फिर राज्य के राज्यपाल से हैं। तो राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका होगा राज्य के राज्यपाल से तात्पर्य है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 22 नंबर का। इसमें पूछा गया है, संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली किस निधि में जाता है? जो संघ सरकार द्वारा प्राप्त की जाती है सभी राशियाँ, वह जो है जो वसूला जाता है वह किस निधि में रखा जाता है? भारत का लोक लेखा निधि, या फिर भारत की आकस्मिकता निधि, या फिर भारत की समेकित निधि, या इनमें से कोई नहीं। तो संघ सरकार द्वारा जो ऋण वसूला जाता है, कर्ज वसूला जाता है, यह आता है दोस्तों आपके किस में? भारत का लोक लेखा में रखा जाता है। कि किस निधि में रखा जाता है? तो भारत लोक लेखा निधि में। चलिए 23 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि मूलभूत संविधान के कौन से भाग में कल्याण राज्य की संकल्पना सम्मिलित है? प्रश्न है आपके सामने कि मूलभूत संविधान के कौन से भाग में कल्याण राज्य की संकल्पना सम्मिलित की गई है दोस्तों? संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की चौथी अनुसूची में, संविधान की तीसरी अनुसूची में, या राजनीतिक के निर्देशक तत्वों में? तो इसका सही आंसर जो होगा, समाज कह रहा कि कल्याण राज्य की संकल्पना जो सम्मिलित की गई है, यह किया गया दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। किसमें होगा? राज्य नीति के निर्देशक तत्व में शामिल किए गए हैं। ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल सही होगा। आपके सामने 24 नंबर का प्रश्न है जी। इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष? 28वां है, 40वां है, 42वां है, या फिर 52वां संविधान संशोधन है? तो प्रस्तावना में जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं, यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। और इसमें कब हुआ था? यह 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 25 नंबर का, कह रहा कि राजस्थान पहला राज्य है जिसमें
किसमें जो है राजस्थान पहला राज्य है? स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया, या मंडल प्रणाली की प्रारंभ किया था, या चेयरपर्सन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन किया था, या चेयरपर्सन का अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है आपके सामने राजस्थान जो पहला राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किया था। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किया था। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 26 नंबर का। इसमें सामान्य विज्ञान से प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि परख नली शिशु के संबंध में तथ्य क्या है? परख नली जो है शिशु के संबंध में तथ्य क्या है? अंडे का निषेचन गर्भाशय में होता है, या फिर बी ऑप्शन है भ्रूण का पूर्ण विकास परख नली में होता है। तीसरा ऑप्शन है कि भ्रूण को 2 महीने बाद गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। चौथा ऑप्शन है अंडे का निषेचन माँ के शरीर से बाहर किया जाता है। तो परख नली शिशु से संबंधित तथ्य क्या है? कौन सा तथ्य है दोस्तों? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा कि ऑप्शन चौथा होता है कि अंडे का निषेचन माँ के शरीर से बाहर किया जाता है। ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल सही हो जाए कि अंडे का निषेचन माँ के शरीर से बाहर किया जाता है। चलिए 27 नंबर का 27 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका, कह रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण जो है पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन ए वाला, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 28 नंबर का। कह रहा है रासायनिक प्रतिक्रिया में संपूर्ण ऊष्मा परिवर्तन समान होती है, चाहे वह एक या कई चरणों में या दो से अधिक चरणों में लाई गई हो। इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे कहा जाता है कि हेस का नियम कहा जाता है। इसे जो है हेस का नियम कहते हैं। चलिए 29 नंबर का आपके सामने प्रश्न है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि कैंडेला जो है किसका एसआई मात्रक है? सभी को पता होगा कैंडेला किसका एसआई मात्रक है। तो यह दोस्तों चमकदार तीव्रता का एसआई मात्रक है। कैंडेला क्या है? कैंडेला जो है चमकदार तीव्रता का एसआई मात्रक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 30 नंबर का है। इसमें पूछा जा रहा है कि एक समय अंतराल के दौरान जबकि कण की गति बढ़ जाती है क्योंकि यह एक्स अक्ष पर चलता है, इसका वेग और त्वरण हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों? इसका जो वेग और त्वरण क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्रमशः ऋणात्मक और ऋणात्मक होता है। क्या होता है? क्रमशः ऋणात्मक और ऋणात्मक होता है। ऑप्शन तीसरा वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए आपके सामने हिंदी का प्रश्न है दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि यह किरण का पर्यायवाची है। किरण का पर्यायवाची कौन है दोस्तों? किरण का पर्यायवाची क्या होता है? तीर होता है, कूल होता है, रश्मि होता है, या फिर अनल होता है? किसका किरण का पूछा गया है? तो किरण का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा रश्मि जो होता है यह किरण का पर्यायवाची है। ऑप्शन तीसरा वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया, निर्देश दिए गए हैं निम्नलिखित प्रश्न में अशुद्ध शब्द को पहचानिए। इनमें से अशुद्ध शब्द क्या लिखा गया है? कल्याण, भाषा, नमस्कार, या फिर कल्याण। कौन इसमें गलत लिखा गया है? यह हमसे बताया गया, पूछा गया है। चलिए बताइए इसमें क्या गलत लिखा गया? सभी को पता है कल्याण, कल्याण नहीं होता, कल्याण सही है। चलिए फिर इसमें निर्देश दिए गए हैं, संधि पहचान करना है। कह रहा कि अत्यावश्यक संधि में क्या है? अत्यावश्यक में कौन सी संधि है? यह हमसे पूछा गया है। अत्यावश्यक में पूछा गया है, इसका सही संधि विच्छेद जो होता है संधि होती है इसमें यण संधि होती है। ठीक है, यण संधि है। चलिए अगला प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। आय का विलोम शब्द क्या होता है? आय का विलोम शब्द जो होता है दोस्तों, आय का विलोम शब्द व्यय होता है। क्या होता है? आय का विलोम शब्द जो होता है व्यय होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, उसे पहचानना है।
व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसे हमें पहचानना है। चलिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा शुरू होने को हुई, कोई वर्ड नहीं। कह रहा है यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। यह बिल्कुल बात सही कही गई है दोस्तों। ऑप्शन दूसरा वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। चलिए करंट अफेयर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर के बाद अब किस राज्य में लिथियम का बड़ा भंडार मिला है। जम्मू कश्मीर के बाद जो है लिथियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ मिला है? हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर राजस्थान में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, जो लिथियम का सबसे बड़ा भंडार मिला है जम्मू कश्मीर के बाद, यह मिला है राजस्थान में। कहाँ मिला है? राजस्थान में। चलिए दूसरा प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि भारत ने किस शहर में पहली बार भौतिक संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम की मेजबानी की है। प्रश्न है आपके सामने, भारत ने किस शहर में पहली बार भौतिक संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम की मेजबानी किया है। तो कहाँ, कौन से शहर में दोस्तों? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर है आपका नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 53 नंबर का। पूछा गया कि अमेरिका की न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है अमेरिका की न्यूयॉर्क पुलिस में? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कौन है? ऑप्शन तीसरा है, प्रतिमा भुल्लर है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 54 नंबर का। पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, एमी पोप हैं, जीना बोसवेल हैं, बारबरा स्मिथ हैं, लिंडा रेरंड है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन पहला ही वाला, बिल्कुल सही है, एमी पोप है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा प्राप्त जीआई टैग की लिस्ट में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? पहले स्थान पर नहीं, दूसरे स्थान पर पूछा गया है। जीआई टैग की लिस्ट में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन आपके सामने असम है, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका सही आंसर जो होगा दूसरे लिस्ट में है, यह आपका दूसरे नंबर पे है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 56 नंबर का। किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिसे डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तरांचल के हैं, उत्तर प्रदेश के या फिर झारखंड के हैं, या उत्तरांचल कहाँ के हैं दोस्तों जिसे अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ को डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन क्या होगा? तीसरा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 57 नंबर का। किस भारतीय शहर में दिसंबर 2023 में वैश्विक आयुर्वेदिक मेला आयोजन किया जाएगा? प्रश्न है आपके सामने, किस भारतीय शहर में दिसंबर 2023 में वैश्विक आयुर्वेद मेला आयोजित किया जाएगा? किस शहर में पूछा गया है। तिरुवनंतपुरम में है, चेन्नई में है, कोलकाता, मदुरई में। तो वैश्विक आयुर्वेद मेला जो आयोजित किया जाएगा, यह किया जाएगा आपके दोस्तों कहाँ किया जाएगा? तिरुवनंतपुरम में किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 58 नंबर का, देख लेते हैं। चलिए 58 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, कह रहा कि आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? आईपीएल में एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन हैं? ईशान किशन हैं, या फिर यशस्वी जायसवाल हैं, रिंकू सिंह हैं, शुभमन गिल हैं। तो 700 रन बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर जो हैं दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएंगे, यह हैं आपके कौन है? शुभमन गिल हैं, शुभमन गिल। ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 59 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया है? विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में किस दिन को घोषित किया गया? 26 दिसंबर को, 26 अक्टूबर को,
26 नवंबर को, 26 सितंबर को। तो सतत परिवहन दिवस जो मनाया जाएगा दोस्तों, यह मनाया जाएगा आपके कब मनाया जाएगा? 26 नवंबर को। ठीक है, ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है 60 नंबर का। कह रहा किसके द्वारा हाल ही में द गोल्डन ईयर्स नामक एक नई पुस्तक लिखी गई है? किसके द्वारा हाल ही में द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है दोस्तों आपके ऑप्शन दूसरा होता है रस्किनी बांड द्वारा। द गोल्डन ईयर्स जो पुस्तक के लेखक हैं रस्किनी बांड हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए सामान्य जागरूकता के प्रश्न यहाँ से शुरू होते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में जो शामिल है कौन सा शहर है? अहमदाबाद है, हैदराबाद है, मुर्शिदाबाद है, श्रीनगर है। तो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जो शामिल है दोस्तों, इनमें से है आपका कौन सा शहर है? अहमदाबाद जो है यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल है। चलिए इसमें पूछा जा रहा है कि एडविन लुटियंस और कह रहा कि हर्बर्ट बेकर दो आर्किटेक्ट थे और इन्हें जो है किस शहर का डिज़ाइन तैयार करने का श्रेय दिया गया है? एडविन लुटियंस को जो है किस शहर का डिजाइन तैयार करने का श्रेय दिया गया था? यह तैयार किए थे दोस्तों आपके किस शहर को? यह तैयार किए थे नई दिल्ली को। एडविन लुटियंस के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है कि हेमिस त्यूस त्यौहार इनमें से किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? जो हेमिस त्यूस त्यौहार है किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है दोस्तों ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा। क्या होगा? गुरुपदम संभव द्वारा मनाया जाता है इनके जयंती पर। चलिए 64 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि आपके सामने बसंत का त्यौहार अली आई लिगांग, कह रहा है कि बसंत का त्यौहार अली आई लिगांग किस राज्य से संबंधित है? अली आई लिगांग किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम से है, उड़ीसा से, असम से, बिहार से। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों कह रहा कि अली आई लिगांग जो है असम राज्य से संबंधित है, बसंत का त्यौहार है। 65 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? पंचायती राज्य संरचना में कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं, 4 स्तर, 5 स्तर, 2 स्तर। तो पंचायती राज संरचना में जो होते हैं दोस्तों, यह आपके होते हैं कितने स्तर? 3 स्तर होते हैं। ऑप्शन पहला वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, कह रहा है कि लेसल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? लेसल पतु जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल का है, नागालैंड का, कर्नाटक का या फिर गोवा राज्य का है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल सही होगा। नागालैंड का जो लोक नृत्य है लेसल पतु है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 67 नंबर का। निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्यौहार कह रहा कि मी दम मी फी मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है मी दम मी फी? यह मनाया जाता है दोस्तों, पहले ऑप्शन देख लीजिए, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम में। यह मनाया जाता है आपके असम में मनाया जाता है मी दम मी फी। यह जो है पूर्वजों के पूजा संबंधित त्यौहार मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 68 नंबर का। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन, कह रहा है कि द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? कौन लेखक है दोस्तों इसके? रवीश कुमार है, अर्बन गोस्वामी है, बरखा दत्त है, राहुल कंवल है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर होता है आपके सामने रवीश कुमार है। ठीक है, रवीश कुमार। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 69 नंबर का। ठीक है, पूछा जा रहा है कि भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कारों में 1 से ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी?
प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में से एक ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई थी। यह हमसे पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई है। 1972 में, 1961, 1957 या 1969 में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी यह किया गया था आपका 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत किया था। अगला प्रश्न है आपके सामने 70 नंबर का, भारत में कितने नाभिकीय विद्युत संयंत्र मौजूद हैं। वर्तमान समय में कितने हैं नाभिकीय विद्युत संयंत्र। 7 हैं, 9 हैं, 11 हैं, 13 हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा वर्तमान में भारत में नाभिकीय संयंत्रों की जो संख्या है टोटल 7 है। कितने हैं टोटल 7 हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं।